अगर आप सैलरी ले रहे हैं और किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं और टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले 5 चीज़ें आपने याद रखनी है। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको सब्सीक्वेंट जो टैक्स नोटिस है उससे बचा सकेंगी। आज के इस टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। इस टॉपिक के अंदर पहले हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉपर वर्किंग करेंगे, उसके बाद उसको रिपोर्ट करेंगे कि जो आईआरएस का पोर्टल है बीआर का, उसके ऊपर हमने किस तरीके से जो टैक्स रिटर्न है उसको फाइल करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, इसलिए इसको फॉरवर्ड मत करें, पूरे टॉपिक को देखें ताकि इसकी प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको क्लियर हो। वैसे तो हम बहुत से तरीके हैं, झटका सिस्टम भी है, उस तरीके से सैलरी लिखें, पंच करें और फाइल कर देते हैं, लेकिन बाद में अगर कोई मसला आए, नोटिस आए, तो हमें समझ नहीं आती कि हमने कैसे काम किया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट की रिकंसिलेशन। देखिए बैंक जो है ना, ये हमेशा मैंने कहा कि बैंक एक थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट है। अब कोई भी अदारा है वो नॉर्मली 80-90% जो अदारे हैं वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आपको जो पेमेंट है वो करते हैं सैलरी के। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, कहीं जगह पे अभी कैश का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन नॉर्मली अब जो बैंक है वो बैंकिंग चैनल, जो कंपनीज हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करती हैं आपको सैलरी की। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल बैंक को आपने रिकंसाइल नहीं किया किसी भी वजह से, तो कल को आपको जब आपके ऊपर कोई मसला आता है, नोटिस आता है, तो आपको कहा जाता है कि बैंक स्टेटमेंट लेके आएँ। तो आपको पता ही नहीं होता कि बैंक स्टेटमेंट में उस पीरियड में क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो सबसे पहला स्टेप है बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना। तो बैंक स्टेटमेंट जो है अपनी फिजिकली ले लें बैंक से, या आजकल चूंकि ऑनलाइन का दौर है, एप्लीकेशन पे एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि एक्सेल के अंदर वर्किंग करें। आपकी वर्किंग इजी भी होगी, एक फाइल भी सेव हो जाएगी। चाहे आपको जितना भी आता है एक्सेल, ऐसा नहीं है कि आपको 100% आना चाहिए, जितना भी आता है उस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं एटलीस्ट कि आपकी सैलरी है, ये आपने किसी को पैसे दिए हैं, ये आपको किसी से पैसे आए हैं। तो इस तरीके से आपने एक एक ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। जो भी आपकी स्टेटमेंट है, अभी आप थोड़ा टाइम लगा लेंगे तो आपको इसका काफ़ी बेनिफिट होगा। अभी इस स्टेटमेंट की रिकंसिलेशन से आपको पता चल जाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट है जो एक डाउनलोड की गई है, और इसमें जुलाई से जो हमारा पीरियड है वो जुलाई 23 से जून 24 तक का पीरियड है। अगर आप देखें तो यहाँ पे वही पीरियड आ रहा है, जुलाई से जून तक की वर्किंग है, क्योंकि जुलाई 23 से जून 24 तक की जो टैक्स रिटर्न है अभी हम फाइल करेंगे। तो जब आप इस सारी स्टेटमेंट को रिकंसाइल करते हैं एक एक हेड को, तो मेरी सजेशन ये होती है कि अगर आप थोड़े से भी एक्सेल में एक्सपर्ट हैं या इवन नहीं भी एक्सपर्ट हैं, तो आप ट्रांजेक्शन के आगे लिखते जाएं कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये सैलरी किसी की क्रेडिट हुई है, तो आप यहाँ पे लिख दें ये सैलरी है। उसके बाद आपने कैश विड्रॉल करवाया, आपको नहीं याद किस वजह से कराया। ऑब्वियसली जब आप कैश विड्रॉ करवाते हैं तो आप जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसको मीट करने के लिए करते हैं, आप यहाँ पे लिख दें हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं। वो उसके बाद कोई आपको याद है किसी वजह से कि आपने कैश विड्रॉ करवा के अपने पास रखा हुआ है, तो आप कैश इन हैंड में उसको लिख दें। जो भी ट्रांजेक्शन हैं, क्योंकि स्टेटमेंट है, आप बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं। इवन आप किसी क्लाइंट की भी फाइल करते हैं फिर भी आपने प्रॉपर इसकी रिकंसिलेशन बनानी है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपको बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन ही क्लियर नहीं है तो आप रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, वो रिटर्न ठीक नहीं होगी। कल को अगर कोई नोटिस आता है, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड की जाती है, बैंक स्टेटमेंट के डेबिट और क्रेडिट को मैच किया जाता है, तो आपका मैच नहीं होगा। तो जब आप प्रॉपर इसको रिकंसाइल कर लेंगे तो हम अज्यूम करते हैं कि सारी स्टेटमेंट में ना 4 तरह के या 6 तरह के डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं। आपकी सैलरी है वो 1.3 मिलियन की क्रेडिट हुई है, उसके बाद आपने 5,28,000 बैंक विड्रा करवाया है, यानी कि 13,28,000 पैसे आए हैं, और 5,28,000 आपने विड्रा करवाया है उसको खर्चे, अपने खर्चों को मीट करने के लिए। उसके बाद आता है बैंक चार्जेस आपके कुछ आ रहे हैं 5,40,000 रुपये के, ये भी आपको हाईलाइट हो जाएंगे। फिर होता है कि कुछ आपने कैश निकाला है, लेकिन आपको पता है कि आपके पास कैश इन हैंड में है, वो आपने अभी तक यूज़ नहीं किया। तो आपने टेक्निकली जो बैंक से विड्रा करवाया ना वो 1.2 मिलियन करवाया है, लेकिन उसमें से 5,28,000 रुपये आपके खर्चे हैं, बाकी आपके पास कैश इन हैंड में अवेलेबल है। ये हम देख लेंगे, वहाँ पे लिख लेंगे अभी। उसके बाद आता है इनकम टैक्स। तो जो आपका हो सकता है कैश विड्रा के ऊपर थोड़ा बहुत आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ हो, कोई आपने ट्रांसफर किया हो किसी भी वजह से, तो वो थोड़ी मोटी अमाउंट आ रही है, वो हमने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद आता है पेटी कैश। क्वाइट पॉसिबल कि आप, ये मैंने एडिशनल चीज़ इस वजह से लिखी है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी पे ये फिट हो। मैंने इस वजह से लिखी है कि सम टाइम कोई भी एम्प्लॉई अगर किसी कंपनी में या डिपार्टमेंट में काम करता है तो वो उस कंपनी के लिए ट्रैवल भी करता है। तो जब वो ट्रैवल करता है किसी दूसरे सिटी में या किसी भी वजह से, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस रीइंबर्स होते हैं। मतलब वो ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आपने वो एक्सपेंस इंकर किए हैं, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। आप यहाँ पे देखें तो इतना क्रेडिट हुआ है, इतना ही डेबिट हो गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बैंक की क्रेडिट साइड है ये वाली, और ये जो बैंक की है वो डेबिट साइड है।
तो अब ये सारी चीज़ें आपने रिकंसाइल कर ली। अब हम देखेंगे कि हमारा बैंक जब रिकंसाइल हुआ तो ओपनिंग बैलेंस था 3,535 रुपये। इतनी 1.3 मिलियन से जो अमाउंट थी वो डेबिट हो गई और 1.4 मिलियन से अमाउंट क्रेडिट हुई, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,21,500। ये बैलेंस आपका मैच होना चाहिए जो आपका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे आप देखें तो वो बैंक का बैलेंस के साथ मैच है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने प्रॉपर इसकी रिकंसलेशन करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको रिकंसाइल किए बगैर काम कर रहे हैं तो कई ऐसी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं जो अदर देन सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। कल को जब क्वेश्चन किया जाएगा तो आपने चूंकि इसके ऊपर कोई रिवीजन ही नहीं की, कोई वर्किंग ही नहीं की, तो आप उस पोजीशन में नहीं होंगे कि उसका रिप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, MIS एंड डिडक्शन सर्टिफिकेट। जब आप सैलरी ले रहे होते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हैं उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। आप क्या करेंगे, सिंपल जो टैक्स जो आईआरएस ओपन करेंगे, जब आप आईआरएस को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे टॉप राइट पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी MIS की। वहाँ पे आपने आना है, इंफॉर्मेशन सेंटर में आना है, और जब आप इंफॉर्मेशन सेंटर में आएंगे इसको क्लिक कीजिए, आपके सामने अब डिटेल आ जाएगी। वहाँ पे आने के बाद आपने पेमेंट डिटेल पे क्लिक करना है। ये आपके सामने पेमेंट डिटेल अगला फॉर्म आया। पेमेंट डिटेल में मैंने क्लिक किया। जैसे ही आप पेमेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपने सर्च पे प्लस कर देना है, कोई ईयर सेलेक्ट नहीं करना। उसके बाद जब सारा डाटा नीचे आ जाएगा तो आपने एक्सेल की फाइल पे क्लिक करना है, और इस एक्सेल की फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने इस फाइल को ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास इस तरीके से एक फाइल एक्सेल की है वो ओपन हो जाएगी, और ये एक्सेल की फाइल बेसिकली आपको बता रही है कि ड्यूरिंग द ईयर कोई भी किसी भी जगह पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी कितनी सैलरी थी, कितना आपने काम किया और क्या टैक्स डिडक्ट हुआ। तो ये सारे ईयर वाइज जो डाटा है आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा। सारे डाटे को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कन्वर्ट टू नंबर में कर लें। उसके बाद इसको यहाँ पे आके आप इसको कस्टम में ले आएँ। जब आप यहाँ पे आएंगे तो टैक्स ईयर को सिलेक्ट कीजिए, जो भी टैक्स ईयर है 2024 है उसको सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि जी सैलरी की फॉर्म में आपका ये टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है, बैंक प्रॉफिट है उसका ये टैक्स है, जो भी डिटेल आ रही है ये आप यहाँ से इस डाटे को मैच करेंगे। ये जरूरी नहीं होता कि डाटा आपका मैच हो। यहाँ पे आप देखें तो सैलरी की डिटेल बड़ी कम आ रही है, लेकिन आपने एक्चुअल में जो सैलरी ली है वो ज़्यादा है, 1.3 मिलियन है। इसको आप डिवाइडेड बाई 12 करें तो एवरेज जो है 1,10,000 रुपये आपकी सैलरी बनती है। तो ये डाटा आपने मैच करना है। इसके हो सकता है सारा डाटा मैच हो जाए, हो सकता ना हो, लेकिन मैच करना इस वजह से ज़रूरी है ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो यहाँ पे आ रही हो आपको याद ना आ रहा हो, तो आप उसको देख के आपको याद आ जाएगा। तो ये डाटा चूंकि FBR का ऑनलाइन डाटा है, इसमें गलतियां भी होती हैं, तो आपने इसको इंश्योर करना है कि कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे आ रही और आपको याद नहीं आ रही तो आप उसको लिख लें। लेकिन ये आपने वो डाटा फॉलो नहीं करना, आपने एक्चुअल डाटा फॉलो करना है जो आपके पास इन हैंड अवेलेबल है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उस डाटे में गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि वो उनका सिस्टम है। नॉर्मली केसेस में देखा गया कि उसमें काफ़ी गलतियाँ होती हैं। जब आप ये सारा काम कर लेंगे, दूसरा स्टेप भी कर लेंगे, फिर हम तीसरा स्टेप जो हमने लिखा हुआ है सैलरी की रिकंसलेशन आपने करनी है। अब बैंक स्टेटमेंट में जो डाटा जो आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी स्लिप पे से मैच हो। क्वाइट पॉसिबल आपकी सैलरी डिफरेंट हो, आपकी कोई डिडक्शन हो गई हो, कुछ भी हो, अभी हम देख भी लेते हैं। तो अब आपने मंथ वाइज अपनी सैलरी की डिटेल बनानी है। आप यहाँ पे देखें तो आपके बैंक में जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना वो नेट अमाउंट होती है, मतलब जो अकाउंट में पैसे आते हैं वो उसमें इनकम टैक्स भी डिडक्ट होता है, उसमें अदर एक्सपेंसिस भी डिडक्ट होते हैं, EOB या कोई इस तरह की डिफरेंट ट्रांजेक्शन सारी डिडक्शन होती हैं। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी थी 1,14,000 था, उसमें से इनकम टैक्स ये डिडक्ट हुआ, EOBI भी आपकी डिडक्शन हो रही है, तो नेट सैलरी बनती है 1,10,672। ये आपने समरी बना ली। अब आप इसको कंपेयर करेंगे कि आपका बैंक क्या कह रहा है। तो बैंक में टोटल सैलरी है 1.3 मिलियन, इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए तो आपके सामने अमाउंट आएगी 1,10,671। तकरीबन ये अमाउंट जो है उसके साथ मैच है। जितनी अमाउंट आपकी वहां आ रही है उतनी ही अमाउंट आपने यहाँ पे बना ली, और ये डाटा आपने बैंक से देख के ऑब्वियसली नहीं बनाना। ये आपने सारी पे स्लिप अपनी मंथली रखनी है, या कोई आपने समरी मंथली बना रहे हैं तो पे स्लिप की बेस पे आपने फॉलो करना है। तो हम 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि जो सैलरी की पे स्लिप पे डाटा है क्या बैंक स्टेटमेंट में वही डाटा है, और आपने सही तरीके से रिकंसाइल कर लिया है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। याद रखें जब भी कभी ऑडिट होता है तो आपकी यही चीज़ें मैच की जाती हैं। अगर आप आज ही उसको मैच कर लेंगे तो आप ऑडिट से जब कभी आता भी है तो आप जो भी नोटिस आएगा ईजिली उसका रिप्लाई कर सकेंगे।
तीसरा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है? चौथे स्टेप में है बाइंग ऑफ एसेट। ड्यूरिंग द पीरियड अगर आपने कोई एसेट बाय किया है तो उसकी भी डिटेल बना लीजिए, लिख लीजिए कि आपने बैंक स्टेटमेंट के थ्रू कोई परचेज किया है, कोई फिजिकल परचेज किया है, तो सारी डिटेल लिख लें कि आपने ये चीज़ें परचेज की हैं, प्रॉपर्टी परचेज की है। इस केस में मैंने ज्यूम किया है कि इसने कोई परचेज नहीं किया, मैंने सिंपल थोड़ी सी रिटर्न रखी है, लेकिन प्रोसेस सेम है। क्योंकि लेक्चर लंबा होगा इस वजह से मैंने जो डिटेल ये ज्यूम किया है कि इसने जिस एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मिस्टर ए की, जिसकी हम अभी कंप्यूटेशन भी करते हैं, इन्होंने कोई भी ड्यूरिंग द ईयर कोई चीज़ परचेज नहीं की। उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या आता है कि कैपिटल एसेट। अच्छा, कैपिटल एसेट का एक नया जो फॉर्म है इंसर्ट किया गया है जो आईआरएस के अंदर, वहाँ पे अभी हम देखेंगे कि वहाँ पे जाके हमने जो प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है वो भी लिखनी है अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, अदरवाइज आपको जो सर्टिफिकेट होता है 7E का वो नहीं मिलता। तो प्रॉपर्टी का जो अभी हम देखेंगे इस पर सारी वर्किंग भी करते हैं। तो ये एक आ रहा है कैपिटल एसेट का फॉर्म, यहाँ पे आके एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपने फिल करनी है। तो जब आप सारे काम कर लेंगे, इस तरीके से डाटा बना लेंगे, और अगर आपको एक्सेल आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिजिकली जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर लिखते जाएं, बाद में एक समरी बना लें, उसको एक्सेल में लिखते जाएं। बड़ा इजीली आप इसको ओपन करके रफ सी इंफॉर्मेशन लिख लें, क्योंकि मेन पॉइंट ये है कि आपके नंबर ठीक होने चाहिए। जब आप ठीक कर लेंगे, सही तरीके से भी आप देखेंगे, तो ये जो कंपटीशन हम करेंगे ये बैंक स्टेटमेंट से लिंक होगी और हर चीज़ आपकी मैच होगी। अब हम आते हैं सबसे पहले पेज पे। यहाँ पे आने के बाद आपकी बेसिक सैलरी या जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी हम लिखते हैं, हम ये कहते हैं 1.3 मिलियन है। ये मैंने डाटा पंच नहीं किया, इस डाटे को हम लेके आ रहे हैं कहाँ से, जो आपने ये समरी बनाई है। हम कोई भी डाटा अपने पास से हवाई नहीं लिख रहे, जगाड़ नहीं लगा रहे, हम हर डाटे की बेस पर जा रहे हैं, उसकी समरी बनाई है, वहाँ से डाटा उठा के मेन पेज पे ला रहे हैं। ये मेन पेज कौन सा है, यहाँ से हमें पता चलेगा हमारी इनकम के ऊपर कितना टैक्स है और कितना एडजस्ट करना है, क्या कोई रिफंडेबल है और या कोई पेएबल है, ये हमें बताएगा ये डाटा। ये जो शीट है 1.3 मिलियन हमने सैलरी लिखी, उसके बाद आता है टैक्सीबल सैलरी, यही हो गई, और टैक्स ऑन टैक्सीबल सैलरी 36,000 रुपये बनता है। ये कैसे बनता है, दो तरीके हैं, उस शीट के अंदर भी एक फार्मूला अवेलेबल है, लेकिन आप यहाँ पे टोटल इनकम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि आप टोटल इनकम लिखें और जाएं, वहाँ पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी सैलरी पे कितना टैक्स बनता है। आप कैलकुलेट पे प्रेस करें, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप कंप्यूटेशन के अंदर आ जाएं। जब आप आएंगे तो वहाँ पे आपको बता रहा है कि आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स बनता है 36,000, तो आप यहाँ पे लिख देंगे आपका टैक्स कितना बनता है इस इनकम के ऊपर, 36,000। हम ये क्यों लिख रहे हैं, सिर्फ इस वजह से लिख रहे हैं कि आईआरएस पे जाने से पहले आपको इंटरनल वर्किंग करनी है, ताकि हमें पता हो कि हमारा टैक्स कितना बनता है, क्या हम प्रॉपर पे कर रहे हैं, क्या ज़्यादा तो नहीं है, आईआरएस सही कैलकुलेशन कर रहा है। तो डिफरेंट तरह की चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हम डायरेक्ट आईआरएस पे जाके अपना एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जब आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्वियसली गलतियाँ होंगी, आपको समझ नहीं आएगी, रिटर्न गलत फाइल होगी और बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। डाटा कुछ और कह रहा होगा, रिटर्न जो है वो कुछ और कह रही है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा कि जब आप ये कर लेंगे, फिर आएगा कि इसके ऊपर आपका जब सैलरी आप लेते हैं तो आपका टैक्स भी डिडक्ट हुआ है। ये भी हम उस समरी शीट पे गए और यहाँ पे हमें पता चला कि हमारी सैलरी शीट में हर महीने 3,018 रुपये डिडक्ट हो रहे हैं, जो कि 36,000 रुपये बनते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जनाब 36,000 रुपये हमारा वो टैक्स डिडक्ट हुआ है। कुछ टेलीफोन के ऊपर आपका टैक्स है जो एडजस्टेबल टैक्स होता है, ये मैंने पहले भी बताया है कि ड्यूरिंग द पीरियड आप इसको एडजस्ट करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को दे के। अगर आप अपने एम्प्लॉयर को देते तो ये जो अमाउंट थी 36,000 वाली, ये अमाउंट कम होके होनी थी 33,000, तो इन दोनों को जमा करके ये अमाउंट बननी थी 36,000। लेकिन अब चूंकि आपने एडजस्ट नहीं करवाई, अपने एम्प्लॉयर को अमाउंट नहीं दी, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये रिफंडेबल के टैक्स में आ जाएगा, आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट से रिफंड लेना आपको पता है काफी मुश्किल है। उसके बाद क्या आता है कि जी कैश ऑन विड्रॉल, ये 3,336 रुपये जो बैंक स्टेटमेंट में आपका कैश विड्रॉल आ रहा है, ये भी हमने बैंक स्टेटमेंट से उठाया है। मतलब ये है कि हर वो चीज जो आप यहाँ से ले रहे हैं, जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, उस सारी चीजों के बेसिस हैं। हर चीज किसी ना किसी डॉक्यूमेंट से आ रही है, बैंक स्टेटमेंट से आ रही है, सैलरी स्लिप से आ रही है, कोई भी चीज हमने पंच नहीं की। पंच का मतलब ये होता है कि आप मैनुअल लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 3,36,000, हम ऐसा नहीं लिख रहे। यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे इसका लिंक नजर आ रहा है कि ये बैंक स्टेटमेंट से आ रहा है डाटा। उसके बाद क्या होगा, जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे आएंगे वेल्थ रिकंसिलेशन में। उससे पहले जरूरी है कि वेल्थ को बना लें। बनाना कैसे है कि 30 जून 2023 पे आपकी ओपनिंग वेल्थ क्या थी, यहाँ पे आप देखें तो हम ये कहते हैं इनकी ओपनिंग वेल्थ है 2.6 मिलियन की। वो कैसे आपको पता चलेगा, पिछली रिटर्न में भी आप देख सकते हैं, इस फॉर्म में आए, रिकंसिलेशन में आए और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3.1 मिलियन की। तो पिछली रिटर्न पे जो इसका ब्रेकअप है वो यहाँ पे लिख लीजिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इनका एक घर है पंजाब टाउन में 2.6 मिलियन का, कैश इन हैंड है इनके पास
4,96,000 रुपये का। उसके बाद है जनाब इनके पास बैंक बैलेंस है 3,535 रुपये का। तो इसका मतलब इनका ओपनिंग बैंक बैलेंस, इन्होंने पिछले साल भी काम सही किया है, इनका क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों मैच हैं, ये सही फाइल हुई है। तो ये भी एक तरीका होता है जो हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसी चीज़ में आ जाएंगे वेल्थ। ये वेल्थ स्टेटमेंट है, ये वेल्थ WR वेल्थ रिकंसिलेशन है। वेल्थ रिकंसिलेशन में ये होता है कि जो आपका इनफ्लो है और जो आउटफ्लो है दोनों का डिफरेंस जो होगा वो ट्रांसफर होगा वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे इसका तरीका क्या है, जब आप यहाँ पे रिटर्न में आते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे तो जनाब पर्सनल एसेट्स हैं, उसके बाद मैं चीज़ें लिखता हूँ और यहाँ पे अक्सर ये होता है कि आपकी अनरिकंसाइल अमाउंट आ जाती है जो कि हमने ज़ीरो करनी होती है। तो अक्सर यहाँ पे अमाउंट आ जाती है, बाद में हम किसी भी जगह पे पंच कर देते हैं, गलत स्टेटमेंट फाइल कर देते हैं। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपने ये काम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है नेट क्लोजिंग वेल्थ। ये कहाँ से आई, इसी स्टेटमेंट से इनकी क्लोजिंग वेल्थ जो है वो 3.9 मिलियन है, ओपनिंग है 3.1। तो ड्यूरिंग द पीरियड इनका 8,15,000 से वेल्थ इंक्रीज हुई है। वो कहाँ पे इंक्रीज हुई है, बड़ा इजीली हम देख सकते हैं। वो आप यहाँ पे देखें तो कैश इनका इंक्रीज हुआ है 6,97,000 से और 1,17,000 से बैंक इंक्रीज हुआ है, तो ये 8,15,000 पे आ गया। अभी हम देख भी लेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ बताया है कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस आप लिखेंगे, ये आ रही है वेल्थ रिकंसिलेशन, ये है कैश फ्लो। यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, कैश इन हैंड लिखेंगे, इस फॉर्मेट को समझ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे तो आपकी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएंगी। ये एक फार्मूलेटेड शीट है जो आपको गलती करते हुए ऐसी अभी हम देखेंगे भी, गलती साथ साथ आपको बताती जाएगी कि गलती आपकी कहाँ पे है। ये आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा, यहाँ पे आ रही है सैलरी। ये सैलरी भी किस शीट से आ रही है, इसी शीट से, कंप्यूटेशन की शीट से, मतलब कोई भी चीज़ पंच हम नहीं कर रहे। उसके बाद क्या होगा कि जब आप ये लिख लेंगे फिर आता है पैटी कैश रिइंबर्समेंट। अब आपके बैंक स्टेटमेंट में सैलरी के अलावा एक और अमाउंट भी आई हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसका आपने कल को इसका आंसर देना है। क्योंकि अगर वो कहता है आप इसको एक्सप्लेन नहीं करते, नहीं लिखते, कुछ भी रिकंसाइल नहीं करते, तो वो तो ये कहेगा भाई आपकी तो सैलरी ये वाली है, आपके अकाउंट में क्रेडिट है 1.3 मिलियन भी हुआ है, 1,01,000 भी हुआ है, तो आपकी सैलरी तो बनती है 1.4 मिलियन। तो 1.4 मिलियन पे जो टैक्स बनेगा वो 36,000 नहीं बनेगा, वो ज्यादा बनेगा। तो FBR को लॉस ऑफ इनकम होगा तो आपसे क्वेश्चन करेगा। तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे रिकंसाइल करना बहुत जरूरी है। हमें पता हो कि हमारी बैंक स्टेटमेंट में कितनी ट्रांजैक्शंस थी, कौन सी रेलिवेंट थी, कौन सी रेलिवेंट नहीं थी। हमें आज ही उसको रिकंसाइल करना है ताकि बाद में कभी क्वेश्चन आए तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो जो सैलरी अमाउंट है, सैलरी इनकम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी इसको समझ लीजिए कि जैसे ही आपने सैलरी लिखा, ये सैलरी देखें आपकी वेल्थ को इंक्रीज कर रहा है, आपका इनफ्लो है, तो इस वजह से आपने इसको यहाँ पे भी लिंक लगाना है, यहाँ पे लिखना है। तो ये स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे देखें तो जो हमने अभी एक्सेल में यहाँ पे देखा है ना कि अनरिकंसाइल अमाउंट आईआरएस में जीरो होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट आपको साथ साथ बता रहा है कि यहाँ पे जीरो है, कि आप सही कर रहे हैं काम। अगर लेट्स से यहाँ पे आप देखें तो जीरो आ रहा है, मैं इस अमाउंट को यहाँ पे जीरो करता हूँ या किसी भी वजह से मैं इसमें यहाँ पे नहीं लिखता, तो आपको डिफरेंस दे देगा कि आपका डिफरेंस पॉजिटिव है 1.3 मिलियन का। तो इस वजह से आपने साथ साथ एक एक एंट्री के साथ साथ नीचे डिफरेंस देखते जाना है। मैंने जैसे ही एंट्री की, मैंने देखा नीचे डिफरेंस नहीं है, जीरो है, इसके मतलब मैं सही जा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। पैटी कैश क्या है, ये आपकी रीइंबर्समेंट है। जैसे ही आपका कैश आया वैसे ही आपकी वेल्थ भी कम हो गई, क्योंकि वेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, कैश आया, उसके बाद पेमेंट होगी, खत्म हो गया, कोई आपने एडिशन नहीं हुई। तो आपका इनफ्लो था 1.4 मिलियन का, उसके बाद आउटफ्लो। अब पर्सनल एक्सपेंसेस में आ जाए 5,52,000, ये जो पोर्शन है इनफ्लो से रिलेटेड है, पैसे आए कितने, ये जो पोर्शन है ये रिलेटेड है कि पैसे गए कितने हैं। 5,52,000 के ब्रेका में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा रेंट रेट एंड टैक्सीज और अदर चीज़ें। यहाँ पे रेंट रेट एंड टैक्सीज में मैंने लिखा है 39,941 रुपये। ये कहाँ से आया कि आपने ड्यूरिंग द पीरियड जो टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है और EOBI डिडक्शन हुई है, इन दोनों का आप जमा करेंगे तो 39,941 है। आपकी स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आप रिटर्न में रिफ्लेक्ट ना करें, क्योंकि आपने कल को इस बैंक स्टेटमेंट का जवाब देना है। अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जवाब भी उस तरीके से आप नहीं दे सकेंगे। तो मैंने यहाँ पे वो डिटेल लिखी। उसके अलावा कुछ दूसरे एक्सपेंसेस थे जो भी आपके एक्चुअल आ रहे हैं, कोई फिगर अवेलेबल है मंथली तो वो लिखते जाएं, जो डाटा एक्चुअल अवेलेबल है वो सारा लिखते जाएं। अदरवाइज आपने मंथली जो एक्सपेंसेस हैं उसका एस्टीमेट बना के यहाँ पे लिख लें, और ये लिखने के बाद आपका जो डाटा है यहाँ पे आप सारा जो टोटल अमाउंट है, लेट्स से हम कहते हैं 5,52,000 रुपये आपका टोटल एक्सपेंस है। उसके बाद है पैटी कैश रीइंबर्समेंट। अब यहाँ पे आप देखें तो मैंने इनफ्लो भी दिखाया कि मेरे अकाउंट में पैसे आए और मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए, क्योंकि मैंने खर्चा भी तो किया ना।
जब मैंने पेटी कैश कंपनी से लिया, रीइंबर्स करवाया, ट्रैवलिंग की, डॉक्यूमेंट दिए, मेरे अकाउंट में पैसे आए, निकल भी गए, तो मेरे अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर लेट से मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे इसको जीरो करता हूँ तो मेरे अकाउंट में एग्जैक्ट वो डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा 1,10,000 का। तो इसका मतलब इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन मुझे आज पता चल गया है कि भाई मेरी बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ सैलरी नहीं है, मेरी बैंक स्टेटमेंट में ये ट्रांजैक्शन भी आई हुई है। तो इस वजह से मुझे आज ही चेक करना है कि कल कोई क्वेश्चन आए तो मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, जब आप ये सारा लिख लेंगे तो नीचे ऑटो आपको बैलेंस बता देगा। ये आपने याद रखना है, इसको आपने जीरो करके चलना है। मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ कि इस ट्रांजैक्शन को आपने हमेशा जीरो करके चलना है, इसको जीरो होना चाहिए। ये जो डाटा है ये जीरो होगा तो आपकी रिटर्न में जो डिफरेंस है वो नहीं आएगा। उसके बाद क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आपका है 1.3 मिलियन। ये कैसे आया, यहाँ पे आप देखें तो ओपनिंग बैलेंस जो आपका आ रहा था 5 लाख, इसमें इनफ्लो जमा हुआ 1.9 मिलियन हो गया, 6,53,000 के आपके खर्चे थे, 1.3 मिलियन नेट बैलेंस आ गया। अब आता है इसका ब्रेकअप क्या है। हम ये कहते हैं मेरे पास तो बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है ना 1,21,000 है, ये भी मैं कहाँ से लेके आया, अपनी बैंक स्टेटमेंट से, ये भी मैंने पंच नहीं किया। बाकी जो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर है वो मैं कहता हूँ मेरे पास कैश इन हैंड है। अब हम आते हैं वेल्थ के ऊपर। वेल्थ में जब आप आएंगे तो ये जो डाटा है पिछले साल का वैसे ही आप यहाँ पे लिंक लगा देंगे। प्रॉपर्टी ना आपने बेची ना कोई परचेज की, पिछली वेल्थ का जो बैलेंस है इस साल ट्रांसफर हो जाएगा। 1.1 मिलियन जो है आपका ऐड हुआ वो यहाँ से आ गया कैश इन हैंड से, 1,21,000 बैंक में आया, वो भी बैलेंस यहाँ से आ गया। तो ये सब कुछ करने के बाद आपकी जो वेल्थ है वो पिछले साल थी 3.1 मिलियन की, इस साल आप वेल्थ में डिफरेंस देखें तो 8,15,000 पे आई। 8,15,000 किस वजह से आया, कैश और बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज हुआ है, इस वजह से इनका बैलेंस आ गया है। अब हमने क्या किया कि हर चीज को प्रॉपर रिकंसाइल किया, इस शीट पे चढ़ाया, इसको मैनेज किया, देखा। अब हम आएंगे आरएस के ऊपर। आरएस पे उसी तरीके से आपने आरएस को ओपन कर लेना है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि दोबारा जब आप आरएस ओपन करेंगे तो आपने नॉर्मल टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। कुछ लोग सैलरी के ऊपर क्लिक करते हैं, मेरी सजेशन ये होती है कि नॉर्मल को क्लिक करें, ये ईजी होता है। मैंने चूंकि ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, ड्राफ्ट के अंदर आऊँगा और यहाँ पे आके जो इसकी ऑप्शन आ रही है वो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है। ये नॉर्मल जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमने एक एक चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले कंप्यूटेशन में आए, इस सैलरी को कॉपी कीजिए या पंच कीजिए। तो यहाँ पे आके आपने इस फिगर को मेंशन कर देना है कि आपकी सैलरी जो है वो कितनी एम्प्लॉयमेंट में आना है, सैलरी में आना है। तो यहाँ पे आके आप इसको मेंशन कर देंगे कि आपकी जो सैलरी है वो 1.3 मिलियन की है, वो यहाँ पे मेंशन कर दें। तो जैसे ही आप मेंशन करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका जो टैक्स है वो कंप्यूटेशन है वो, उसमें जब आप जाएंगे तो आपको बता रहा है कि 36,000 पे आपका टैक्स बनता है। तो ये जो टैक्स है हमने यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी मैनेज किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो ये 36,000 पे कैलकुलेशन साथ साथ देखते जाएं। फिर हम आते हैं कि सैलरी के बाद अगला पॉइंट क्या था कि सैलरी के अंदर हमें कुछ रीइंबर्समेंट में अमाउंट मिली थी, तो 1,10,000 रुपये की ये रीइंबर्समेंट की अमाउंट है। आप यहाँ पे इसको लिख के और फिर एग्जाम्प्ट के पोर्शन में भी लिख दें कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ये वो एक्सपेंस है जो मुझे रीइंबर्स किया गया है जब मैंने ट्रैवलिंग की। तो मुझे वो जो वहाँ से अमाउंट मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए और मुझे अमाउंट वहाँ से वापस मिली। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं, अगर आप लिख लेंगे तो फिर भी कोई इसमें इशू मसला नहीं है। लेकिन ना लिखने, प्रैक्टिस यही होती है कि लोग कम लिखते हैं, बैंक रिकंसाइल करते हैं। तो हम भी ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, क्योंकि खाम खां वो ये अमाउंट दे के आपको नोटिस ना भेज दे कि आपने गलती से लिख दिया, हालांकि हमने ऐसी कोई गलती नहीं की। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे वेल्थ एक्सपेंस के ऊपर, पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर आप आ जाएंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस में आपके जो एक्सपेंस है वो सारे यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है। अब आप वेल्थ के अंदर उसी तरीके से जाएंगे, टैक्स चार्जेबल, ये जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वहाँ पे आ जाएं। एक एक एक्सपेंस को आपने यहाँ पे सारे हेड में लिखना है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं आप सारे एक्सपेंस लिख लेंगे क्योंकि इस पर टाइम लगेगा, तो मैं अज्यूम करता हूँ मैं यहाँ पे टोटल लिखता हूँ, लेकिन आपने एक एक हेड का सारा बैलेंस यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम आएंगे पर्सनल एसेट्स के ऊपर। जब आप पर्सनल एसेट्स पे आएंगे तो यहाँ पे इनके कुछ बैलेंस आ रहा है, वो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारा जो बैलेंस है वो मैच रहे, वो उसमें कोई डिफरेंस ना हो। तो ये बैलेंस आ गया 3.1 मिलियन का। इसमें क्या क्या अवेलेबल था, एक उनका घर था और दूसरा उनके पास 5 लाख का कैश एंड बैंक बैलेंस आ रहा था, वो ये फिगर यहाँ पे आ गई है। कंबाइंड बैलेंस उन्होंने लिखा हुआ है, ये भी प्रैक्टिस ठीक होती है। अब हम आते हैं कि जनाब ये करने के बाद हम उसी आईआरएस के फॉर्म में रिकंसलेशन ऑफ एसेट की फॉर्म में टैब में आएंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो डाटा चूंकि अभी पूरा नहीं हुआ तो अनरिकंसाइल अमाउंट आ रही है। जो सैलरी आपने ली है वो आपने नॉर्मल टैक्स के कॉलम में लिखनी है। नॉर्मल टैक्स मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इस इनकम के ऊपर हम नॉर्मल टैक्स देते हैं, ये फाइनल टैक्स नहीं है। फाइनल टैक्स में कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे कोई डिविडेंड इनकम आती है, इस तरीके से कुछ प्राइज मनी आती है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे अभी शामिल है। वैसे तो रजीम
रजीम वो खत्म हो चुकी है तकरीबन, लेकिन अभी भी कुछ वहाँ पे इनकम अवेलेबल है। तो हमने नॉर्मल टैक्स में लिखने के बाद इसको कैलकुलेट पे प्रेस कर दिया। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये डिफरेंस आएगा 8,15,000 रुपये का। ये एग्जैक्ट वही डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से आपकी वेल्थ इंक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने बैलेंस अपडेट नहीं किया। हम क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे पर्सनल एसेट की डिटेल में, तो यहाँ पे आके बैलेंस पिछले साल का था 5 लाख रुपया, इस साल का जो बैलेंस है वो आप यहाँ से आके टोटल जो बैलेंस है वो उठाएंगे 1.3 मिलियन का। इसको यहाँ पे कॉपी कर दें और कैलकुलेट पे प्रेस कर दें तो आपके सामने ये फिगर जो है वो 3.9 मिलियन की मैच हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आप कैश एंड बैंक बैलेंस को सेपरेट भी लिख सकते हैं, कैश को यहाँ लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर लिखें और यहाँ पे भी आप आके बैंक अकाउंट नंबर मेंशन कर सकते हैं। अगर नॉर्मली ये होता है कि लोग इसको कंबाइन लिख लेते हैं, लेकिन अगर आप लिख लेंगे तो वो भी सही है ताकि आपका बैंक अकाउंट नंबर भी वहाँ पे मेंशन हो। जब आप सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपने रिकंसिलेशन के टैब में आना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आके आपका बैलेंस क्या होगा, 0 होगा। अब मैं कंक्लूड करता हूँ इस सारे लेक्चर्स को। हमने 5 चीज़ें स्टडी की, बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल किया, सैलरी स्लिप बनाई, डिडक्शन सर्टिफिकेट या MIS को जाके हमने देखा, सैलरी की रिकॉन बनाई। अब आता है आखिरी पॉइंट जो बल्कि रह गया है, वो क्या है, चार्जेबल के अंदर आके आपने कैपिटल एसेट में आके आपने जो अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल है वो प्रॉपर यहाँ पे फिल करनी है। 7E का एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था जो ये कहता है कि आपकी वैल्यू अगर 25 मिलियन से ज़्यादा है प्रॉपर्टी की तो आपने 1% टैक्स पे करना होता है। सर्टेन एग्जम्पशंस अवेलेबल है, मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा, वो लंबा टॉपिक है। 7E का टॉपिक देख लीजिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से क्लियर हो जाए। तो मैं इस वजह से नहीं जा रहा, लेकिन जो प्रॉपर्टी आपने प्रॉपर्टी वहाँ पे मेंशन की हुई है उसका मेजरमेंट, एरिया, एड्रेस प्रॉपर हर तरीके से आपने यहाँ पे मेंशन करना है ताकि बाद में अगर आप जब प्रॉपर्टी सेल करें तो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकें, अदरवाइज आपको 1% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें करने के बाद हमने क्या किया, एक्सेल में वर्किंग बनाई। अगर आप एक्सेल को समझते हैं तो बना लें, नहीं समझते तो हाथ से बना के लिख के एक्सेल में लिख लें, अपनी इस फाइल को सेव कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आप इसको यूज़ कर सकें। मैंने आपको दिखाया था कि मैं किस तरीके से डाटा सेव करता हूँ। कोई भी अगर आप यहाँ पे रिटर्न अगर ओपन करेंगे तो आपको हिस्ट्री उनके डाटा जो है वो नजर आता जाएगा कि जो टैक्स रिटर्न है, फॉर एग्जांपल ये मैं टैक्स रिटर्न ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए तो सारे उनके ईयर्स आ रहे हैं। हर साल का डाटा इस तरीके से बना होगा, जो उनकी तरफ से डाटा आता है यहाँ पे सेव किया जाता है। क्लाइंट्स के पास नहीं भी होता तो आपके पास होना चाहिए। अगर आप खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपकी टैक्स रिटर्न थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो आप किसी की भी सब्सिडी हासिल करें, प्रोफेशनल्स की गलती मत करें। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बाद में आप नोटिस के ऊपर ज़्यादा पैसे पे करते हैं। कि कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नंबर मेंशन है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इससे रेलिवेंट कोई भी चीज़ हो आप मेंशन कर दें, आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।